नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने ये स्टार्ट किया था कि जो रेवोल्यूशन है इसकी शुरुआत कैसे होती है, और इसको लेके हमने दो इम्पोर्टेंट डेट्स को डिस्कस किया था, जिसमें एक था 5 मई 1789 और उसके बाद हमने डिस्कशन किया था 20 जून 1789। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए ये देखने वाले हैं कि 14 जुलाई 1789 तक क्या और चीज़ें किस तरीके से बदल रही थी। तो नेशनल असेंबली ने तो ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें जो है फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो रूलर की यानी लुइस 16 की पावर्स को लिमिटेड करेगा या कम करेगा या उसकी शक्तियों के ऊपर अंकुश लगाएगा। तो नेशनल असेंबली तो बिजी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, उसका ड्राफ्ट तैयार करने में। इसी के पैरेलल फ्रांस की सोसाइटी में और कुछ घटनाएं हो रही हैं, और वो हो क्या रही हैं कि विंटर के सीजन में, विंटर के समय हेल और ड्रोट की वजह से, यानी ओले गिरने की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है वो एकदम बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसी के चलते जब खाने पीने की चीज़ों की कमी होती है तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो मैंने बताया था एक वीडियो में आपको कि फ्रांस के लोगों की स्टेपल डाइट थी ब्रेड, जिसको हिंदी में कहते हैं पाव रोटी। तो पाव रोटी का प्राइस, इसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लोगों को बहुत ज़्यादा कीमत पे बड़ी मुश्किल से ब्रेड खाने को मिल रहा था। और इस सिचुएशन का फ़ायदा बेकर्स ने भी उठाया। जो लोग इन ब्रेड को अपनी बेकरीज में बेचते थे, उन्होंने क्या किया, ब्रेड्स के स्टॉक को जमा करना शुरू कर दिया, यानी होर्डिंग शुरू कर दी उन्होंने ब्रेड्स की। इस वजह से भी ब्रेड का प्राइस और ज़्यादा बढ़ गया। तो महिलाओं को घंटों मशक्क़त करनी पड़ती थी ब्रेड खरीदने के लिए। एक तो महंगा, ऊपर से 6-6, 7-7 घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद भी ब्रेड मिलता नहीं था। तो हुआ क्या कि जब महिलाएं ब्रेड को लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़ी रहती थी और उसके बाद बेकर्स की जो डिमांड्स है प्राइस को लेके उसको सुनती थी, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा एंगर में रहती थी। और इसी के चलते फ्रांस में एक शो का एक एग्जांपल दिया गया कि वहाँ पे गुस्साई महिलाओं ने, जो ब्रेड लेने के लिए आई थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा एंगर में थी। उन्होंने उस शॉप के ऊपर ही हमला कर दिया। यानी इस तरीके की तमाम घटनाएं पेरिस सिटी के अंदर होने लगी, जो कि कैपिटल सिटी थी फ्रांस की। और इसी के साथ साथ 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग क्या हुआ कि ऐसी घटनाएं स्टार्ट हो गई थी। तो 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग की घटना जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू की थी, वो यहाँ से कनेक्ट हो जाती है कि इस तरीके की तमाम एक्टिविटीज़ जब फ्रांस के मेन पेरिस सिटी के अंदर होने लगी, तो अफवाह फैली कि रूलर ने जो है वो ट्रूपर्स को, मिलिट्री को बुलाया है और जल्दी ही मिलिट्री सिटी के अंदर एंट्री करेगी और लोगों के ऊपर गोलाबारी करनी शुरू कर देगी। और उसी के चलते हमने पढ़ा था कि ऑन 14 जुलाई 1789 मॉर्निंग के दिन कुछ लोग जो हज़ारों की संख्या में होते हैं, वो अपना एक जन सेना बनाते हैं और उसके बाद में सड़कों पे उतर जाते हैं। और एट लास्ट वो लोग क्या करते हैं, जो बास्तिल का फोर्ट होता है उस फोर्ट को घेर लेते हैं, उसमें एंट्री करते हैं, वहाँ के गार्ड्स को मारते पीटते हैं, और जिसमें जो बास्टाइल फोर्ट का कमांडर था वो भी मारा जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को ये घटना घटित हो गई। बास्तिल का जो फोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और वैसे भी बास्तिल के फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के पीछे एक मानसिकता ये भी थी लोगों की कि वो इस किले को लुइस 16 की निरंकुशता का प्रतीक मान के चलते थे। साथ साथ मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया कि लोगों को ये लगता था कि इसके अंदर एमुनेशंस रखे गए हैं, तो अगर वो इस किले को लूट लेते हैं तो उनको एमुनेशंस मिल जाएंगे और वो बड़ी ईजिली फिर रूलर की मिलिट्री का सामना भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बास्तिल का जो फोर्ट है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया भीड़ के द्वारा 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में। और इसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाता है पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर। सिटीज़ के अंदर स्टार्ट हो जाता है और कंट्री साइड्स में भी शुरू हो जाता है। ठीक है, कंट्री साइड्स मतलब जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर भी
लोग जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हैं लुई 16 के खिलाफ। और पीजेंट्स ने, जो कि सबसे ज़्यादा पीड़ित थे लुई 16 की पॉलिसीज से, उन लोगों ने भी अपने अपने इलाकों में, यानी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में, जिन जिन एरिया से वो बिलोंग करते थे, वहाँ पे लुई 16 के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। जब पूरे के पूरे फ्रेंच टेरिटरी के अंदर इस तरीके के रिवोल्ट्स होने लगे, लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे, लोग सड़कों पे उतरने लगे, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जब दंगे होने लगे, तो फाइनली लुई 16 को एक बात क्लियर हो गई कि अगर इसी तरीके की एक्टिविटीज़ कॉन्टीन्यूसली चलती रही तो वो अपना विश्वास खो देगा, और हो ना हो ये जो लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, वो उसे गद्दी से हटा सकते हैं या उसे अपनी राजगद्दी छोड़ के भागना पड़ सकता है। तो फाइनली इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचने के बाद में लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और इस बात को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, उसकी पावर्स के ऊपर चेक लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। यानी लुई 16 गेव रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्ट दैट हिज पावर वुड बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही था, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो लुई 16 की पावर्स को लिमिटेड करे। 4 अगस्त, माफ़ कीजिएगा, 4 अगस्त 1789, इस दिन नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, अबोलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने लॉर्ड्स के घरों में काम करें, उसके फील्ड्स में काम करें, अपने लॉर्ड की जो आर्मी है उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने लॉर्ड के लिए जो बिल्डिंग ऑफ रोड्स है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करें। तो इस तरीके का जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सामंतीय व्यवस्था थी, उस सामंतीय व्यवस्था को नेशनल असेंबली ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि नेशनल असेंबली को मान्यता मिल चुकी थी। तो 4 अगस्त 1789 को सबसे पहला काम फ्यूडल सिस्टम का अबोलिशन था। दूसरा काम नेशनल असेंबली ने ये किया कि जो टैक्सेस थे उनको ख़त्म कर दिया। जो मनमाने टैक्स लुई 16 ने लगाए थे, उन सारे के सारे टैक्सेस को अबोलिश कर दिया। इसके साथ साथ जो क्लर्जी ग्रुप था, क्लर्जी क्लास था, जो कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेट में शामिल था, इनको जो प्रिविलेज राइट्स दिए गए थे, वो सारे के सारे प्रिविलेज राइट्स इनसे वापस ले लिए गए। ठीक है, इनको मजबूर किया गया कि भाई आप जो अपने प्रिविलेजेस हैं उनको गिव अप करो। तो इन लोगों ने अपने प्रिविलेज राइट्स वापस किए। और प्रिविलेज राइट इनका था क्या कि ये लोग जो है वो किसी प्रकार का कोई टैक्स गवर्नमेंट को देते नहीं थे, लुई 16 को देते नहीं थे। इसके साथ साथ ये लोग पीजेंट से टिथेज भी कलेक्ट करते थे, जो 1/10 होता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का। तो जो टिथेज है इसको भी अबोलिश कर दिया गया। और मैंने आपको बताया था कि जो लैंड थी, लैंड कुछ ही लोगों के पास में 60% लैंड हुआ करती थी। इस कुछ ही लोग में नोबल्स भी शामिल थे, चर्च भी शामिल था, और जो रिचर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट है वो भी शामिल था। लेकिन पीजेंट्स जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 80 to 90% थी, उनके पास में बहुत कम लैंड की ओनरशिप हुआ करती थी। तो लैंड भी चर्च से वापस ले ली गई, सारी की सारी लैंड जो थी वो चर्च से वापस ले ली गई। और इस सब का फ़ायदा ये हुआ कि लगभग 2 बिलियन लिवरे जो कि फ्रांस की उस दौर में करेंसी हुआ करती थी, तो लगभग 2 बिलियन लिवरे का रेवेन्यू फ्रांस के सरकार को उस दौर में मिलता है। तो 4 अगस्त 1789 ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नेशनल असेंबली ने अब काम करना शुरू कर दिया है। उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, उसने टैक्सेस को ख़त्म कर दिया है, उसने क्लर्जी के प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया है। यानी इस तरीके के कानून बना दिए गए, आदेश जो ऑर्डर्स हैं वो पारित कर दिए गए। और फाइनली नेशनल असेंबली कामयाब होती है अपने मकसद में, और उसका मकसद था फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो लुई 16 की पावर्स को कम कर दे, लिमिटेड कर दे, ताकि लुई 16 अपनी मनमानी ना कर सके, मनमर्जी ना कर सके। तो इस काम में नेशनल असेंबली को सफलता मिलती है इन द ईयर 1791। तो 1791 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट नेशनल असेंबली तैयार कर लेती है। तो साथियों, नेशनल असेंबली ने किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स थे,
वोटिंग क्राइटेरिया क्या था, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके की वीडियोज़ आपके सामने जल्द से जल्द अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू।